वेलकम टू FRTIS ऑनलाइन क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट क्या है, ठीक है, टेक्टोनिक क्या है, मतलब अर्थात इसकी डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ प्लेट क्या है, इन प्लेटों से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लेट। तो प्लेट की डेफिनेशन जानने से पहले हम लोगों की ये थोड़ा सा एक बार रिकॉल करा दूँ आप लोगों को कि लिथोस्फीयर क्या है, अर्थात स्थलमंडल क्या है। तो हमारी जो पृथ्वी है अर्थात क्रस्ट वाला हिस्सा, तो कंप्लीट क्रस्ट और अपर मेंटल का कुछ हिस्सा अर्थात स्थोनोस्फीयर से ऊपर, दुर्बल मंडल से ऊपर वाले हिस्सा को मिलाकर क्या कहते हैं, उसे मिलाकर स्थलमंडल अर्थात लिथोस्फीयर कहते हैं। और जो हमारा लिथोस्फीयर है वो कई पार्ट में टूटा हुआ है, वो ब्रेकेज है। और इन जो ब्रेकेज पार्ट हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। और इन प्लेटों के माध्यम से होने वाली जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें हम प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। एग्जाम्पल कि इन प्लेटों के माध्यम से जो क्रियाएं होती हैं, अर्थक्वेक जैसे आता है, वॉल्केनो एरप्शन होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, फिर फोल्डेड माउंटेन बनते हैं, और जो आप फोल्डिंग के बारे में पता होगा, ठीक, भ्रंश या प्लेटों के मोमेंट के माध्यम से होती हैं। तो इसलिए ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कंपोजिशन ऑफ द अर्थ प्लेट, प्लेटों का संगठन, ये कौन कौन से इसमें एलिमेंट हैं जिनसे मिलके बना है, तो वो अपने लोग बात कर लिए ऑलरेडी कि ये इस पे लिथोस्फीयर स्थलमंडल और आपका ये स्थोनोस्फीयर है। और यही जो ब्रेक है आपका लिथोस्फीयर स्थलमंडल, इन्हीं को हम प्लेट कहते हैं। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि मेजर प्लेट टेक्टोनिक, मतलब प्लेटें मेन कौन कौन सी प्लेटें हैं। देखो, ये जो प्लेटें, जो आपका लिथोस्फीयर कई पार्ट में टूटा हुआ है, वो इक्वल डिवीजन नहीं है प्लेटों का, अर्थात वो बहुत सारी उसमें मेजर प्लेटें हैं और बहुत सारी जो है माइनर प्लेटें हैं। तो जो मेजर प्लेटें हैं, मतलब बड़ी प्लेटें हैं, उनमें कुछ फेमस प्लेटों का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट, ये सारी जो है मेजर प्लेटें हैं, बड़ी प्लेटें हैं। और इनके अलावा बहुत सारी आप छोटी प्लेटों को देखेंगे कि जैसे एग्जाम्पल्स आप सोमालिया प्लेट, नजक्का प्लेट, फिलीपाइंस प्लेट, अरेबियन प्लेट और कैरेबियन प्लेट, काकस प्लेट, ये सारी प्लेटें हैं जो आप छोटी प्लेटों के रूप में जानते हैं। अब ये आप मैप में देख सकते हैं, ये सारी बड़ी यूरेशियन आपकी प्लेट है ये। और ये यूरेशियन प्लेट हो गई। और ये आप अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये पूरा। और नीचे अंटार्कटिकन और पैसिफिक प्लेट इधर और इधर भी। तो ये सारी मेजर जो प्लेटें हैं। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लेट, प्लेटों की संरचना के आधार पर इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। और वो दो भाग हैं, एक कॉन्टिनेंटल, दूसरा ओशनिक। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्टिनेंटल प्लेट का
यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, इसकी मोटाई ज़्यादा होती है और ये ग्रेनाइट की बनी होती है, पर इनकी डेंसिटी कम होती है। जबकि हम ओसनिक प्लेट की बात करें, ये महासागरीय प्लेटों की बात अगर करें, तो ये जो है इनकी थिकनेस कम होती है और इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और ये बेसाल्टिक प्लेट हैं, बेसाल्ट से बनी हुई हैं। और एक एग्जाम्पल ये आप देख रहे होंगे कि ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये ओसनिक प्लेट है, ठीक। और ये आप देख, और ये ऊपर जो है ओसनिक क्रस्ट है और ये जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। अब यहाँ पर प्लेटों का कन्वर्जेंट हो रहा है। जब यहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है तो यहाँ पर आप देखोगे कि जिस प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसी का सबडक्शन होगा, वही जो है नीचे जाएगी प्लेट। तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि जो ओसनिक प्लेट है वो पहले ही बताया कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो उसी का सबडक्शन होगा और ये प्लेट जो है जाकर लिथोस्फीयर से होते हुए एस्थेनोस्फीयर में जाएगी। यहाँ पर एक मेल्ट करेगी, पिघलेगी। पिघलने के बाद जो है मैग्मा लावा के रूप में यहाँ पर बाहर आएगा और यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार होगा। आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक समझ चलोगे तो आज आगे जो है समझने में आसानी रहेगी। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो स्ट्रक्चर, वही इधर हिंदी की स्लाइड में है। और फिर प्लेट बाउंड्री। प्लेट टेक्टोनिक में सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी बाउंड्री होती हैं, क्योंकि जो भी क्रियाएं हैं वो सारी की सारी क्रियाएं इन्हीं के किनारों पर, इनके मार्जिन पर होती हैं, इसलिए इनके किनारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके आधार पर इन्हें हम 3 भाग में डिवाइड किए हैं। पहले ये डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट, और ये इसके बाद कन्वर्जेंट बाउंड्री, उसके बाद ट्रांसफ़र बाउंड्री। अब यहाँ पर हिंदी में विनाशात्मक, रचनात्मक एवं संरक्षित प्लेटें। तो डाइवर्जेंट थोड़ा बेसिक आप लोग समझ लो, फिर आगे डिटेल हम लोग चलते हैं। डाइवर्जेंट में है कि 2 प्लेटें हैं, ऐसे 2 प्लेटें हैं, ये जब विपरीत दिशा में जा रही हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लेटों का डाइवर्जेंट हो रहा है। एक एग्जाम्पल सबसे अच्छा कि जब आप लोग क्लास अभी जब छूटेगी, छूटने के बाद आप विपरीत दिशा में जाओगे, अलग अलग दिशाओं में जाओगे। और कन्वर्जेंट के सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स है, जब क्लास अभी शुरू हुई तो आप लोग सारे के सारे यहाँ पर आके इकट्ठा हुए, तो ये क्या हुआ, एक केंद्र पर आकर, तो ये कन्वर्जेंट हो रहे हो, आप इकट्ठा हो रहे एक पॉइंट पे। और कंजर्वेटिव या ट्रांसफॉर्म, ये जो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ये ऐसे आमने सामने एक दूसरे के ये क्षैतिज रूप से, मतलब हॉरिजॉन्टल रूप से मूव करती हैं। तो ये जो है इनके सीमाओं, मतलब इनकी जो बाउंड्री है, इसके आधार पर इन्हें हम 3 भागों में डिवाइड किए हैं, और ये डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पर डाइवर्जेंट बाउंड्री, तो ये डाइवर्जेंट बाउंड्री की अगर जब बात आती है तो यहाँ पर रचनात्मक प्लेट, मतलब कोई ना कोई रचना होगी। तो अब ये देखना है कि ये कहाँ, ये जो क्रियाएं हो रही हैं कहाँ पर हो रही हैं। अगर किसी ओसनिक प्लेट के सहारे अगर डाइवर्जेंट हो रहा है तब क्या एक्टिविटीज़ होगी, और किसी कॉन्टिनेंट प्लेट के सहारे हो रहा है तब क्या एक्टिविटीज़ होगी। अगर ओसनिक प्लेट के सहारे होगा तो ये विपरीत दिशा में प्लेटें जाएंगी और नीचे से जो एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा बाहर आएगा और वहाँ पर कोई ना कोई न्यू क्रस्ट का निर्माण होगा। और यदि यही क्रियाएं किसी कॉन्टिनेंट प्लेट के सहारे होंगी
तो वहाँ पर सबसे पहले अर्थक्वेक आएगा, फिर वहाँ पर फॉल्टिंग होगी। फॉल्टिंग के बाद जो है वहाँ आप देखोगे कि कोई नया धीरे धीरे अगर वो फॉल्टिंग या वहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक कंटिन्यू अगर एक्टिव रहती हैं तो वहाँ पर और ज़्यादा फॉल्टिंग हो जाएगी और फिर नासेंट सी बनेगा। नासेंट सी का मतलब है नया बना हुआ सागर। फिर उसके बाद जाके वो ओशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे इसका अच्छा उदाहरण जो है जो अरब सी है या अरेबियन सी है, वो सबसे अच्छा इसका उदाहरण है कि आप देखोगे अरेबियन सी है एक नासेंट सी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ स्लाइड से हम लोग देखते हैं, ये डाइवर्जेंट हो रहा है प्लेटों का, ये विपरीत दिशा में देख रहे हो प्लेटें जा रही हैं और यहाँ से आप लिथोस्फीयर से आप देखोगे कि मैग्मा जो है यहाँ पर निकल रहा है और यहाँ पर ये जब जाएगा मैग्मा ऊपर तो यहाँ पर उसे पुश करेगा रॉक को और उसे ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद जो है जब यहाँ पर मैग्मा का जब ठंडा हो गए लावा के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा, फिर उसके बाद एक नई क्रस्ट का निर्माण होगा और इससे ये कंटिन्यू अगर ये क्रियाएँ होती रहती हैं तो कोई ना कोई जो है वहाँ पर रिज बनता है, कोई ना कोई कटक बनता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम ले सकते हैं कि जो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन में मिड ओशनिक रिज इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो जब ये प्लेटें ब्रेक हो रहे हैं, टूट रही हैं, तो लावा और मैग्मा की मैं बात किया, वैसे जब हम ज्वालामुखी वाला टॉपिक पढ़ाएंगे वॉल्केनो इरप्शन का तो उसमें हम बहुत अच्छे से डिटेल बताएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जान लो, लावा जब अर्थ के सरफेस से नीचे रहता है, सॉरी मैग्मा जब जो है अर्थ सरफेस से नीचे रहेगा तो उसे मैग्मा कहेंगे, जब वो सरफेस पे आ जाएगा तो उसे हम लावा कहते हैं। बेसिक यही अंतर है। और यहाँ पर जब प्लेटें देख रहे हो मतलब विपरीत दिशा में ऐसे जा रही हैं, मैग्मा जब निकल रहा है यहाँ पर डिपोजिशन होता जा रहा है और नई क्रस्ट बनती जा रही है। लेकिन ये जो क्रियाएं हैं जैसे जैसे न्यू क्रस्ट बनती जाएगी तो हमेशा ध्यान रखना जब कोई न्यू क्रस्ट बनेगी तो यहाँ पर ये जो है नई क्रस्ट बनेगी तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कि अगर हम लोग लाइन से अगर चेयर में बैठे हैं, अगर बीच में से या आपस में बैठे हैं या ट्रेन में बैठे हैं तो वहाँ बीच में आके हाथी तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला मोटा वाला अगर बैठ जाएगा तो दोनों को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जो पहले वाले हैं वो दोनों दूर होते चले जाएंगे। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी कि जैसे जैसे जो है अगर नई क्रस्ट बनती जाएगी पुरानी क्रस्ट दूर होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो सबसे पुरानी क्रस्ट है वो सबसे दूर हो जाएगी और जो सबसे नई क्रस्ट बन रही है वो सबसे पास होगी। तो जैसे कि अब आप क्लिप में देख रहे हैं कि ये प्लेट जो है यहाँ पर ब्रेक हुई और दो विपरीत दिशा में जाना शुरू कर दी। जब ये जाना शुरू करेगी नीचे से यहाँ से एथनोस्फीयर से मैग्मा जो है लावा के रूप में बाहर आना शुरू हो गया और जब ये मैग्मा धीरे धीरे बाहर की तरफ आएगा तो आप यहाँ पर देखोगे कि नई क्रस्ट जो है बनती हुई नज़र आएगी जिसे हम ओशनिक रिज कहते हैं। और यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे तो सबसे अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा मिड ओशनिक रिज, और जो कि आप अटलांटिक ओशन या आंध्र महासागर भी उसे बोलते हैं ओशन में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अभी तक हम लोग बात की है कि डाइवर्जेंट हो रहा है ओशन के सहारे, अब डाइवर्जेंट किसी कॉन्टिनेंट के सहारे होगा। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम अफ्रीका के लेते हैं। अफ्रीका में यहाँ ये वाला पूरा हिस्सा जो है यहाँ पर प्लेट क्रियाएं जो हैं या प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तन की क्रियाएं बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। और यहाँ देखोगे कि यहाँ पर आपको ग्रेट रिफ्ट वैली, अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट वैली का नाम सुना होगा। तो यहाँ जब प्लेटें जो लैंड अगर कॉन्टिनेंट के सहारे दो विपरीत दिशा में जाएंगी तो अगर यहाँ पर प्लेट दो विपरीत दिशा में जाना शुरू की तो यहाँ पर देखोगे कि जब इस तरफ एक प्लेट जा रही है एक तरफ, तो क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा। उसके बाद क्या होगा, अर्थक्वेक के बाद जब देखोगे तो इसमें फॉल्टिंग होगी। तो जब फॉल्ट या भ्रंश बनेगा तो अगर वो भ्रंश
या वहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ कंटिन्यू बनी रही तो यही भ्रंश आगे जाकर ये नासेंट सी बन जाएगा। नासेंट सी का मतलब होता है कि नया नया बना हुआ सागर, और कुछ समय के बाद जो है ये जाके ओशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे उम्मीद की जा रही है कि ये जो रेड सी है ये नासेंट सी का सबसे अच्छा उदाहरण है। आफ्टर 10 मिलियन ईयर्स ऐसे लग रहा है कि अफ्रीका का जो पूर्वी हिस्सा है कुछ इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पर एक जो है आप ओशन देखोगे कि एक बहुत बड़ा ओशन यहाँ पर बन जाएगा। ये अफ्रीका का जो केन्या वाला हिस्सा है देख रहे हो ये अलग हो चुका है ये, लेकिन अभी नहीं होगा। आफ्टर 10 मिलियन ईयर्स, यार इतना आसान नहीं है ना, तो अपने लोग कई पीढ़ी क्या कुछ भी हो सकता है तब तक। तो फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री की। अभी सारी प्लेटों की, जब प्लेटें जो है दो प्लेटें जब विपरीत दिशा से आकर आपस में कोलाइड करेंगी अर्थात टकराएंगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि यहाँ पर कोई कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट हैं तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो सबडक्ट हो जाएगी। तो स्वाभाविक है कि ओशनिक प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाएगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और साथ में जो है पैसिफिक प्लेट को, प्रशांत प्लेट को देखोगे तो अमेरिकन प्लेट के नीचे जो पैसिफिक प्लेट जो है कन्वर्ज हो रही है अर्थात अपसारित हो रही है। तो वही चीज़ें यहाँ पर देखना है कि अगर जब वो कॉन्टिनेंटल और ओशनिक है तब तो समस्या हमारी ख़त्म हो गई, लेकिन जब ओशनिक है तब क्या होगा, और ओशनिक जब कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल हैं प्लेटें फिर क्या होगा। तो अगर ओशनिक और ओशनिक प्लेट हैं तो यहाँ पर कंपैरेटिवली जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसी का सबडक्शन होगा। जैसे स्लाइड में आप एग्जांपल देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है दो ओशनिक प्लेटें हैं और इन दोनों ओशनिक प्लेटों में जिसकी डेंसिटी, इसका एग्जांपल ले सकते हो कि फिलीपींस प्लेट और साथ में आप पैसिफिक प्लेट, तो पैसिफिक प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा है तो इसलिए उसका सबडक्शन हो रहा है फिलीपींस के सहारे। और यहाँ आप देखोगे कि जो एस्थेनोस्फीयर में ये प्लेट रॉक आती है वो मैग्मा, वो जो है मैग्मा के रूप में कन्वर्ट होकर लावा के रूप में आके निकलता है और वॉल्केनो एक्टिविटीज़ होती है, जिससे यहाँ पर जो है कोई न कोई वॉल्केनो अर्क बनता है। तो ये वॉल्केनो अर्क का सबसे अच्छा उदाहरण आप इंडोनेशिया के सहारे अगर आप देखते हो तो बहुत सारे वॉल्केनो अर्क आपको आइलैंड जो देखने को मिलेंगे। तो ये जो है जब दो ओशनिक और ओशनिक प्लेटें आपस में कोलाइड करते हैं। तो इसके बाद हम लोग कन्वर्जेंट बाउंड्री की दूसरी बात करेंगे कि जब यहाँ पर देखो ओशनिक और ओशनिक प्लेट फिलीपाइंस और पैसिफिक का एग्जाम्पल दिया है, फिर अगर यहाँ पर एक प्लेट कॉन्टिनेंटल और ओशनिक है तो उसका भी एग्जाम्पल बता दिया, और अगर कोई प्लेट कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल है जैसे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, तो ये दोनों आपस में कोलाइड होंगी और यहाँ पर क्या होगा कि माउंटेन बिल्डिंग या माउंटेन बनेगा, पर्वत का निर्माण होगा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि हिमालयन पर्वत। फिर इसके बाद ये आप देख रहे हैं ये डायग्राम से कि ओशनिक प्लेट है और एक कॉन्टिनेंटल है और एक कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो इसके बाद लास्ट जो है अपना आएगा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, या इसमें क्या हो रहा है कि दो प्लेटें ऐसे आमने सामने हॉरिजॉन्टल रूप से मूव कर रही हैं। ये प्लेटें जो हैं आपस में ना तो इससे कोई विनाश होता है ना तो इनसे कोई विकास होता है। हाँ, अगर ये आपस में कभी कोलाइड करती हैं तो अर्थक्वेक आता है। तो सबसे अच्छा इसका उदाहरण अगर आप देखोगे तो जो मेडिटेरियन सी है और उसका जो उसकी बाउंड्री है अटलांटिक ओशन के आसपास वाला वो, या आर्कटिक के किनारों पर देखोगे इस तरह से आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। तो फिर इसके बाद ये आप डायग्राम में आप देख सकते हैं ट्रांसफर बाउंड्री है, ये दो प्लेटें आमने सामने ऐसे
आ जा रही हैं। हाँ, जब लेकिन ये कोलाइड करेंगे तो अर्थक्वेक काफ़ी भयानक होता है। फिर इसकी अगर क्रिटिसिज्म की बात करें, वैसे यह सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, क्योंकि इस सिद्धांत से आने के बाद जो है वॉल्केनिज्म एक्टिविटीज़ के बारे में या अर्थक्वेक के बारे में या माउंटेन के बारे में हमें जो है क्लियर जो है हुआ कि इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है। इसलिए यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, बट अभी भी इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं जिन्हें हमें जानने की ज़रूरत है, और टाइम टू टाइम इसमें रिसर्च हो रही है, और जिस तरह से जब इंफॉर्मेशन नई नई आती रहेगी तो आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू सो मच।